शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। आज भी देश भर में चर्चा है 500 और 1000 के नोट के बंद होने की। आज भी एटीएम्स के सामने लाइनें हैं। आज भी लोग बैंकों के बाहर खड़े हैं। जब लोग पूछते हैं एक दूसरे से तो हालचाल कम, और ये इतना पूछते हैं कि आपको कितने पैसे मिले। लोग सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, जाहिर है बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इल्जामात हैं, और इन सब की सफाई के लिए आज हमने आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्लीज वेलकम बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार जवाहरलाल कौल। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज जवाहरलाल कौल की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, आपसे पूछें नोटबंदी के बारे में, एक नजर डालेंगे अमित शाह के पॉलिटिकल करियर पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को उनकी रणनीति और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। गुजरात में बीजेपी की अहमदाबाद सिटी यूनिट से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले अमित शाह बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर शिखर तक पहुंचे। गुजरात में अमित शाह 5 बार एक ही इलाके से असेंबली का चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके विश्वास पात्र मंत्री रहे। जब एक कोर्ट के आदेश पर अमित शाह को गुजरात से बाहर रहना पड़ा तो उन्होंने अवसर का पूरा उपयोग किया और दिल्ली की राजनीति में अपने पैर जमाए। 2010 में अमित शाह बीजेपी के महामंत्री बने। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर अमित शाह ने 80 में से 73 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से हम पूछेंगे 1000 और 500 के नोटों के बंद होने के असर के बारे में। तो ये मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर इल्जाम है कि करेंसी की कमी से लोग परेशान हैं। अमित जी, आपने वादा किया था कि थोड़े दिन की परेशानी होगी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और लोग आज भी लाइनों में खड़े हैं। किसी ने मुझे एक शेर लिख के भेजा है, बदलवा दे मेरे नोट ए गालिब, बदलवा दे मेरे नोट ए गालिब, या वो जगह बता जहां कतार ना हो। देखिए रजत जी, जब डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया, सरल भाषा में कहूँ तो नोटबंदी का फैसला लिया गया, उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एड्रेस किया था और उसी वक्त कहा था कि करीब करीब 50 दिन तक देश की जनता को तकलीफ होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया के लोग ही इस घटना के प्रति संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री जी, सरकार में बैठे हुए सारे लोग और सभी पार्टियों के लोग भी संवेदनशील हैं। मगर एक जब बड़ा फैसला करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी इफेक्ट भी होती है जिसको हम टाल नहीं सकते। ये देश हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है और पहले ही दिन से कहा गया था कि 50 दिन तक देश की जनता को दिक्कत आएगी, मगर एक बहुत बहुआयामी, दूरगामी देश के फायदे के लिए लिया गया फैसला है। अमित जी, शुरू के दिनों में जब लोग लाइनों में खड़े होते थे और रिपोर्टर्स जाके उनसे पूछते थे, लोग कहते थे कि बहुत अच्छा फैसला है, हम मोदी जी के साथ हैं, तकलीफ झेलकर भी हम लाइन में खड़े हैं, पैसे नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब वो धैर्य थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है।
एटीएम्स के बाहर लाइनें हैं, एटीएम्स के ऊपर ताले लगे हुए हैं, एटीएम्स में पैसा नहीं है। देखिए, हो सकता है कि थोड़ी परेशानी ज़्यादा महसूस करते हो क्योंकि 35 दिन हुए हैं, मगर मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में जब ये सारी कैश की दिक्कत समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अर्थतंत्र में जो सकारात्मक बदलाव होने वाला है, उससे बहुत फायदा देश को और विशेषकर गरीबों को होने वाला है। तो कैश की दिक्कत क्यों आ रही है? कैश की दिक्कत इसलिए आ रही कि पैसा पहुंचाने में भी देरी हो रही और छपने में भी थोड़ा समय लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे गणित में नहीं था, 50 दिन का समय मर्यादा पहले से ही कहा गया है और सोच समझ कर कहा गया है। आप कह रहे हैं कि 50 दिन पूरे हो जाएंगे तो लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मगर 50 दिन तक काफ़ी हद तक ये तकलीफ दूर हो जाएगी। फैक्ट क्या है, आज बैंक के पास लोग जाते हैं, नंबर आ भी जाता है तो बैंक वाला कहता है 4000 लेने तो लो, नहीं तो मत लो। एकदम ऐसा नहीं है रजत जी। बीच में रवि की बुआई के कारण बहुत सारा पैसा ग्रामीण इलाकों में और नाबार्ड के माध्यम से किसानों में डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि समय पर अगर बुआई नहीं होती है तो किसान का पूरा रवि का फसल बेकार होता। और मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है देश की जनता के आपके माध्यम से बताते हुए कि रवि की बुआई इतनी दिक्कतों के बावजूद भी जरा भी कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। बम्पर रवि की फसल आने वाली है। लेकिन सच तो यह है ना कि किसान को खाद खरीदने में, किसान को बीज खरीदने में परेशानी हुई। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलग अलग शहरों से आके पढ़ते हैं, उनके पास जेब में पैसा नहीं है। वो कहते हैं हम अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें या लाइन में खड़े रहें। रजत जी, आप अगर आज़ादी के वक्त आज़ादी की स्थिति का आकलन करते तो आप जवाहरलाल नेहरू जी जो झंडा तोलन करते थे वो न दिखाते, बॉर्डर पर की लाइनें दिखा देते। बिल्कुल, ज़रूर दिखाते, मगर झंडा तोलन भी जरूरी दिखाना है। झंडा तो इतना बड़ा देश आज़ाद हुआ, वो घटना आप छोटी कर कर सरहद पर क्या हो रहा है वही शायद दिखाते नहीं। आप एक बात समझ लीजिए रजत जी, जब ड्रास्टिक चेंज होते हैं, आमूलचूर परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, तब थोड़ी तकलीफ पड़ती है। और इस तकलीफ को सरकार और भारतीय जनता पार्टी और सभी राजनीतिक दल कुल मिलाकर बहुत संवेदनशील दृष्टि से समझ भी रहे, महसूस भी कर रहे हैं। आप जिसे थोड़ी तकलीफ कह रहे हैं अमित जी, उसके बारे में कुछ अखबारों के हेडलाइंस में आपको बताता हूं। मेरठ में लाइन में लगे वृद्ध की धक्का मुक्की में मौत। पैसे का इंतजाम न होने से ट्रेन से कटकर एक आदमी ने जान दी। बैंक से रुपया नहीं मिला तो आत्मदाह कर लिया। नई करेंसी नहीं थी तो इलाज में देरी से मौत हो गई। नोट के इंतजार में 3 लोगों की जान गई। नोट नहीं बदले युवती ने फांसी लगाई। बहुत लंबी फहरिस्त है, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि थोड़ी परेशानी है? 100 से ज़्यादा का आंकड़ा मतलब इसकी गहराई में कोई गया नहीं है, मीडिया की हेडलाइंस हैं। मैं ऐसे डिनाई भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी इसकी गहराई में नहीं गया हूँ। मगर एक बात निश्चित है रजत जी कि इस घटना के बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी है और मैं मानता हूँ कि मीडिया ने उसको भी दिखाना चाहिए। आप कहिए ना सकारात्मक पहलू जो भी हैं, लेकिन मेरा काम है नकारात्मक पहलू के बारे में आपसे सवाल पूछना, इल्ज़ाम लगाना। और सच ये है कि वाकई में लोग गए हैं तो क्या कहेंगे, ये लोग देश के लिए शहीद हो गए, ये लोग नोट के लिए शहीद हो गए? देखिए, किसी की भी मृत्यु को मैं हल्के से लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ना मैं भी इसकी तहकीकात में गया हूँ, ना और कोई भी गया है। और अगर इस तरह से मृत्यु हुई है तो ये बहुत दुखजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ रजत जी, इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा, किसी भी खुफिया एजेंसी के व्यक्ति को पूछ कर रखिए। एक ही फैसले ने नक्सलिज्म को आज बर्बाद करने के कगार पर खड़ा लिया है। उनकी उगाही पूरी समाप्त हो गई, जो पैसे पड़े थे वो बर्बाद हो गए। एक ही फैसले ने चुनाव के अंदर से कालाबाजारी पर रोक लगाया है। एक ही फैसले ने कालाबाजारी और पैरेलल इकोनॉमी जो चलती थी उस पर रोक लगाया है। अब सवाल ये है लोकतंत्र के अंदर कि चुनी हुई सरकार ने फैसले कैसे लेने चाहिए। लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेने चाहिए या लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने चाहिए।
अगर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने चाहिए तो लोगों के लिए अच्छा हो ऐसा फैसला है रजत जी। और मैं हर तरह से इसको सवाल जवाब में आपसे सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। मगर आप इंडिया टुडे की या अखबारों की हेडलाइन के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और मेरिट्स में नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है चर्चा बेईमानी हो जाएगी। आपको इस बात का अंदाजा है कि अब जो लोग लाइन में खड़े हैं या एटीएम पर पैसा लेना जाते हैं उनका धैर्य खत्म हो रहा है, उनका सपोर्ट कम हो गया है? रजत जी, आप एक बात मानिए, एटीएम के पास जो लोग लाइन में खड़े हैं और बैंक की लाइन में खड़े हैं उनका धैर्य समाप्त होता जा रहा है, वो बात से मैं जानकार भी हूं और उसके प्रति संवेदना भी रखता हूं। मगर आप उस बात से जानकार है कि देश के 80 करोड़ लोगों का धैर्य समाप्त हो चुका है। उनके घर में 24 घंटा बिजली नहीं पहुंचती है, उनके घर तक रोड नहीं पहुंची है, उनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, उनके पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं मिलते हैं। देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण रुका पड़ा है, उसकी सूचनाओं की टेक्निक अपग्रेड नहीं हो रही है। देश में जितने उपग्रह होने चाहिए थे इतने उपग्रह नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। ये देश अगर इस तरह से चलाना है कि अवकाश में हर तीसरा उपग्रह हिंदुस्तान का हो तो इस तरह से नहीं चल सकता रजत जी। हम जो मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कर रहे हैं वो सिर्फ मजदूरी है। पैसा चला जाता है, जिन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रजिस्टर करे हैं, पेटेंट रजिस्टर करे हैं, ना R&D की व्यवस्था है। 50 प्रकार के क्लस्टर बनाकर हमारे बच्चों को मौका देना चाहिए, जिसके तहत दुनिया भर के को अपना बच्चा किसी से भी पीछे नहीं है, किसी से भी पीछे नहीं है रजत जी। अगर उसको मौका मिले तो दुनिया भर के पेटेंट हमारे बच्चे रजिस्टर कर कर यहां ले लाए और दुनिया भर की संपत्ति भी यहां ले। कहां है पैसा? तो आप कह रहे हैं पहले सुन लीजिए, अब पैसा कहां है? 8 साल से इस देश का बजट, विकास का बजट, प्लान का बजट 4,20,000 करोड़ से 4,80,000 करोड़ के बीच में झूले खा रहा है। और 4,80,000 करोड़ कहां खर्च करना वो तय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इतना जाना है, सर्व शिक्षा अभियान में इतना जाना है, टेक्निकल एजुकेशन में इतना जाना है, मेडिकल एजुकेशन में इतना जाना है, स्वास्थ्य में इतना जाना है। 4,80,000 करोड़ के बजट से देश छलांग नहीं लगा सकता। पैरेलल इकोनॉमी दिमक की तरह इस देश को लगी है और जब तक पैरेलल इकोनॉमी को करारा आघात कर समाप्त नहीं किया जा सकता ये बजट 15 लाख करोड़ का नहीं हो सकता रजत जी। और मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि हमने समांतर अर्थव्यवस्था को, काला बाजारियों पर करारा प्रहार किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे परिणाम आएंगे कि देश में पूरा रामराज्य हो जाएगा, उपग्रह भी छोड़े जाएंगे, लोगों को कॉपीराइट? देखिए रजत जी, आप टॉन्टिंग की भाषा यूज कर सकते हो, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक अच्छी शुरुआत होगी और 2019 के पहले देश की जनता महसूस करेगी यस, नरेंद्र मोदी ने देश बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम लिया था, ये मैं मानता हूं। अभी जी मैं कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। लोग जो ईमानदार लोग हैं वो कतार में खड़े हैं पैसे लेने के लिए, और उनकी नाराजगी क्यों है? क्योंकि चेन्नई में कैश और गोल्ड पकड़ा गया 142 करोड़, जिसमें 10 करोड़ की नई करेंसी थी। बेंगलोर में अफसर के घर में छापा पड़ा, 5 करोड़ के नए नोट पकड़े गए। एक लोकल लीडर जेडीएस के घर में छापा पड़ा, 2,000 रुपए के नए नोट पकड़े गए। दिल्ली में एक वकील के घर से 2 करोड़ 60 लाख के नए नोट पकड़े गए। ये कहां से आए? प्रिंटिंग प्रेस से उनके घर में गए? नहीं, आपका ये कहना है कि नहीं पकड़ना चाहिए था? जरूर पकड़ना चाहिए था। रजत जी, आपका क्या कहना है? पकड़ना नहीं चाहिए था? जरूर पकड़ना चाहिए, तो लेकिन भैया ये भी पता करना चाहिए कि उसके पीछे कौन कर ही रहे ना। पकड़ा है तो मूल तक जाएंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। पहली बार देश के धन्ना सेठों को पकड़ने की कार्रवाई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यही नजरिया बदलने का तो मैं रजत जी आपको बार बार कह रहा हूं। पकड़ना बुरी बात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं करना था। मेरी पार्टी की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, कितना भी बड़ा आदमी हो, नहीं बख्शा है, पकड़ा है। आज सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं और तह तक जाएंगे कहां से नोट उठा गए, सब सलाखों के पीछे होंगे। अगर वाकई में आप ये कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कर पाए तो नहीं, कर ही देंगे रजत जी, आप डाउट मत रखिए। और कर ही दिया है। पहले सिर्फ कतारों की आपकी टीवी की हेडलाइन होती थी, आज 60% पकड़ने की हुई। ये तो देखिए, आप आपका टीवी तो देखिए, तो कम से कम इतना पकड़ा है भाई।
तो कम से कम टीवी से तो शिकायत छोड़ दीजिए कि जो होता है वो दिखाते मैं हैं। शिकायत नहीं करता, बदलाव कितना है बताता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो ईमानदार लोग हैं वो तो अपना पैसे के लिए लाइन में खड़े रहें और जो बेईमान हैं वो बैंक के पीछे के दरवाजे से पैसे ले जाएं। देखिए, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जिसमें छिद्र न हो, मगर हम छिद्र को देखकर नहीं बैठे हैं। जो व्यवस्था में लूप होल से उसको प्लग करेंगे और उसको सुधारने अमित के जी, लिए ये कड़े लूपहोल को कदम। पहले एंटिसिपेट करना चाहिए था ना। नहीं, इतना बड़ा कदम ही पहली बार उठाया है रजत जी। मुरारजी भाई के वक्त नोटबंदी हुई थी, उस वक्त भी 160 करोड़ की बड़ी नोटें थी। ये 14,75,000 करोड़ की नोटों को रद्द करने का फैसला ये दुनिया का कोई डेमोक्रेटिक देश सोच ही नहीं सकता। वहीं हो सकता है जहां कम्युनिस्ट है, जहां वहीं हो सकता है जहां मिलिट्री रूल है। कोई डेमोक्रेटिक देश सोच नहीं सकता। और मैं भी मानता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, इसमें चर्चा होनी चाहिए। थोड़ी तकलीफ है, उसको भी अगर कोई उजागर करता है तो हमें इसका खेद नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि जो बेईमानी जिन्होंने की है, जिन्होंने नए नए नोट अपने घरों में भर लिए हैं, वो ऐसा करेंगे इसका पहले से अंदाजा नहीं था? नहीं, अंदाजा था, इसीलिए तो पहले से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर दी और सब पकड़े जा रहे हैं रजत जी। कहाँ रिकॉर्डिंग की व्यवस्था? बैंकों में से रिकॉर्डिंग में से ही पकड़े जा रहे हैं। 37,000 बैंक ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी नहीं है। रजत जी, ऐसा है, रजत जी ऐसा है, जहां सीसीटीवी नहीं है वहां पर भी पकड़ने के पूरे इंतजाम किए हैं। रिजर्व बैंक ने पहले से ही आपके पास कितने पुराने नोट थे, नए नोट थे, इसका वही खाता हर बैंक से 7 तारीख को ही मंगाया है। दूसरी बात, नए नोट जितने गए हैं उसका वही खाता तैयार है कि किस बैंक में कितने गए। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करा होगा, उसका भी जवाब लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। रजत जी, कोई नहीं बचेगा, आप मेरी बात मानकर चलिएगा। और बचना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आपकी बात मानना, लेकिन जो मेरे डाउट्स हैं वो तो मैं आपसे पूछूं। जरूर पूछिए। अब देखिए, एक अच्छा, डाउट ये क्लैरिफाई हो रहा है जी। और कोई बचेगा भी नहीं। और अभी जो लोग पकड़े गए हैं, मैं मानता हूं रजत जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन लोगों ने बहुत अच्छे से ये विगत 6-7 दिनों में कार्यवाही की है और बहुत अच्छे इसके नतीजे भी मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी मूल तक पहुंच जाए। नॉर्मल टाइम्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3,20,000 अकाउंट्स की स्क्रूटनी करता है, इनके केसेस होते हैं। अगर 40 करोड़ बैंक अकाउंट की जांच करनी है, 1% भी हुआ तो 40 लाख अकाउंट हुए। इनकी स्क्रूटनी के लिए सिर्फ 4,000 अफसर हैं, कई साल लग जाएंगे। रजत जी, कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। अब ऐसा समय नहीं है कि व्यक्तियों के आधार पर ही काम होता है। कई प्रकार की बात मीन निकल जाएगा, इतने से ज़्यादा किसने भरा, अगले रिटर्न से कितना उसका इनकम ज़्यादा आया है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप इतनी चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। और हम कहाँ भागने वाले हैं, मैं आऊँगा ना फिर से जवाब देने के लिए। आप 4 महीने बाद बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा फिर से हिसाब देने के लिए। मैं सोच रहा था 50 दिन बाद आएंगे आप। नहीं, देखिए 50 दिन के बाद भी आ सकता हूं, मगर 4 महीने के बाद मैं जब आऊंगा तब प्रधानमंत्री जी ने इसमें से जो कर आएगा उसके माध्यम से युवाओं के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए जो योजनाएं बनानी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो उन्होंने घोषणा किया है उसका खाका लेकर आऊंगा। तब मालूम पड़ेगा कि लाइन में जो खड़े हैं वो परेशान नहीं है, वो एक्चुअल बेनिफिशियरी बनने वाले हैं इस नोटबंदी के। और भी इल्जाम मेरे पास में है। हम एक ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद अमित शाह पर इल्जामात और सवालात का एक और पैसा डालने वाले इतने चालाक और इतने उस्ताद होते हैं कि उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। सरकार भी इसके रास्ते जानती है रजत जी, आप डालकर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और बाद में अच्छे से अच्छा लॉयर और सीए भी रख दी। मुझे तो आपसे उधार लेके डालना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास तो है, तो चेक मिलेगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि नोट बंद करने का फैसला जल्दबाजी में किया गया। अमित जी, हम सब इस फैसले के पक्ष में हैं। अच्छा फैसला है, देश के लिए बहुत लाभ इसका होगा, लेकिन जिस तरह से इंप्लीमेंट हुआ, जब उसको देखते हैं ऐसा लगता है कि पहले से तैयारी नहीं थी।
तैयारी से आपका मतलब कम लोगों को सूचना थी इससे है या तैयारी से है? नहीं, जो प्रॉब्लम्स आज हम देख रहे हैं, बैंकों के पास प्रॉपर पैसा पहुंचे, देखिए रजत, एटीएम को रजत जी, कैलिब्रेट किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, 500 और 1000 की नोट का जो साइज था, मतलब वॉल्यूम था, वो बहुत बड़ा था। ये पूरी 500 और 1000 की नोटों को रिप्लेस करने वाली करेंसी छापकर ये रद्द करना वो नामुमकिन है, बात गोपनीय नहीं रह सकती। और रजत जी, अगर ये बात पहले से डिक्लेयर हो जाती है तो इस बात का कोई महत्व ही नहीं रहता है। सरकार ने ठीक तैयारी कर कर किया है और इसीलिए 8 तारीख की रात को ही उसको बताया गया था कि भाई करीब करीब 2 महीना 50 दिन 60 दिन 50 दिन इसकी परेशानी होगी, वो पहले से ही बता दिया गया था और ये कल्पना भी थी, कोई बात ऐसी नहीं हुई जो। क्या तैयारी की गई थी? अब तैयारी मैं यहाँ नहीं कह सकता कौन सी फाइल कहाँ चली, कहाँ नोट छपे, क्या चले, और मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं हूँ, मगर मैं इतना कहता हूँ कि सरकार ने बहुत गंभीरता से, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कल्पना में नहीं था। हाँ, सबको वो परेशानी नहीं हो रही ऐसा मैं नहीं कह रहा। आरबीआई ने जितने प्रॉमिस किया था उतने ही नोट छापे? जी देखिए रजत जी, मेरे पास आरबीआई के नोट छापने का हिसाब किताब नहीं होता और ना होना चाहिए। मेरे पास है थोड़ा सा। हाँ, तो आप बता दीजिए, मगर मेरे पास होना भी नहीं चाहिए। मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि आरबीआई ने ना कोई चीज़ गोपनीय रखी है, ना आरबीआई को पूछे बगैर फैसला हुआ है। पर्याप्त मात्रा में कंसल्टेशन जिस छोटे से फोरम में करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, वो छोटे से फोरम में पर्याप्त मात्रा में कंसल्टेशन करके उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीज़ों का जांच कर कर ये फैसला लिया गया है। कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, ना ऐसी कोई जल्दबाजी करने का कोई कारण भी था। देखिए, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में 2000 के नोट तो हैं लेकिन 500 के नोट नहीं मिल रहे। और मेरी जानकारी के मुताबिक एक दिन में नासिक में 8 मिलियन, देवास में 12 मिलियन और मैसूर और लालबनी मिलाकर के 25 मिलियन नोट छप सकते हैं, यानी कि एक दिन में 2250 करोड़ के 500 के नोट। लेकिन ये इतने कम हैं कि इससे लोगों का भला तो नहीं हो सकता। नहीं, 500 के नोट अगर 2000 करोड़ के छापते हैं तो मुझे लगता है कि ये 60 दिन के समय में ठीक ही हो जाएगा। देखिए, एक महीने से ज्यादा मगर हो गया। 2000 के नोट तो पहले छपे हुए हैं और भी छप रहे हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन 100 के नोट भी छप रहे हैं। 14 लाख अमित भाई विड्रॉ किए, 14 लाख करोड़ के नोट, और अब तक जो रिजर्व बैंक ने फिगर दी है, एक महीने में 4.61 लाख करोड़ जारी किया। तो गैप तो बहुत ज्यादा है, लोगों को परेशानी तो होगी। ये प्लानिंग कहाँ थी? नहीं, ये देखिए अभी भी थोड़े दिन में और पैसा आ जाएगा। 4 लाख करोड़ मानो एक महीने में आए तो, और एक महीने में 4 लाख करोड़ आएगा तो 8 लाख करोड़ से बाद में परेशानी नहीं रहेगी। बाकी पैसा तो लोगों की तिजोरियों में पड़ा था जो अब बैंक में पहुंचा है, चलन में नहीं था। नहीं, लेकिन ये पहले से एंटिसिपेट किया था कि कुछ लोग बैंक के पिछले दरवाजे से निकाल कर ले जाएंगे और जनता को नहीं मिलेगा वो पैसा। देखिए रजत जी, जब आप किसी भी अव्यवस्था के खिलाफ युद्ध करते हो तो ऐसे युद्ध नहीं होता कि एक तरफा ही होता जाएगा। जिनके खिलाफ युद्ध है वो भी प्रयास करेंगे, मगर उनको बख्शना नहीं है। उनके खिलाफ, उनके प्रयास के खिलाफ कड़े कदम हमने उठाए हैं और उसको, जो उन्होंने गुनाह किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस देश में जो बेईमानी करने वाले किस किस्म का जुगाड़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की सरकार ने। इसके लिए प्लानिंग की है तभी तो पकड़े जा रहे हैं रजत जी। नहीं, ये तो एक महीने बाद पकड़ना शुरू हुआ ना। अगर पहले दिन पकड़े जाते, पहले दिन इतना गया भी नहीं होता, पहले दिन नहीं जाता है रजत जी पैसा। पहली रात में ही पैसा इकट्ठा होने में एक समय लगता है और एक महीने बाद पकड़ा गया तो पकड़ने की कार्यवाही जब हुई है तभी तो पकड़ा जाता है। और मैं मानता हूं पकड़ा जाना बुरी बात नहीं है, पकड़ा जाना अच्छी बात है। नहीं, पकड़ा जाना अच्छी बात है, जरूर पकड़ा जाना चाहिए और उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आम तौर पर लोगों का इंप्रेशन ये है कि जो पैसा बैंक में चला गया वो सिस्टम का हिस्सा हो गया और वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। देखिए रजत जी, अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। ये भ्रांति देश की पूरी जनता ने निकाल देनी चाहिए कि जिन्होंने पैसा बैंक में डाल दिया वो पैसा वाइट हो गया। कांग्रेस सरकार का जो कानून था वो कानून मोदी जी ने बदल दिया है। अब जो पैसा बैंकों में भरा गया है उसका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा इस दिसंबर महीने के
एडवांस टैक्स के अंदर। अगर नहीं देते हैं तो 85% पेनल्टी की क्लॉज लगाई है, और अगर घोषणा करते हैं और कानूनन धंधा नहीं है, कानूनन इनकम नहीं है, तो 50% इनकम टैक्स कटेगा और 25% इस देश के गरीब, गांव, युवा, किसानों के कल्याण के लिए वो पैसा 4 साल तक सूद के बगैर सरकार के पास बॉन्ड के रूप में जमा हो जाएगा, जिस पर लोन भी नहीं मिल पाएगा। और ये भ्रांति रजत जी आप भी निकाल दीजिए, और आपके माध्यम से मैं देश के सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि ये भ्रांति दिमाग में से सब लोग निकाल दे कि पैसा भरने से वाइट हो गया है। इतना ही हुआ है कि जो पैसा घर पर पड़ा रहता था वो पैसा बैंक में आया है, और जिसका काला धन था वो एक्सपोज हो चुके हैं। सरकार के पास सूची बन गई है, और सरकार ने दंडित करने के लिए इस देश की पार्लियामेंट में नया कानून भी लाया है, जो पारित भी हो चुका है। और उस कानून के तहत 85% पेनल्टी लगने वाली है, और अगर स्वयं घोषणा कर देंगे तो 50% सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी और 25% देश के विकास के लिए पैसा देना पड़ेगा। इसलिए ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि जिसने भी पैसा डाल दिया वो बच गया। पैसा डालने वाले इतने चालाक और इतने उस्ताद होते हैं कि उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। सरकार भी इसके रास्ते जानती है रजत जी, आप डालकर देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और बाद में अच्छे से अच्छा लॉयर और सीए भी रख दी। मुझे तो आपसे उधार लेके डालना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं। मेरे पास तो है, तो चेक मिलेगा। मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि इस देश में जो 90% वर्क फोर्स है, खेत में काम करने वाला मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, वो सब कैश की इकोनॉमी पर चलते हैं, उन सब की पेमेंट कैश से होती है, और आज उनकी परेशानी बहुत ज्यादा है। देखिए, मनमोहन सिंह जी का विद्वतापूर्ण भाषण मैंने सुना था राज्यसभा में। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे राजनेता हैं, मगर मैं आज जब उन्होंने इतना कड़ा भाषण किया तब मुझे लगा कि इसकी स्क्रिप्ट शायद किसी और ने लिखी है, मगर पढ़ी थी उन्होंने, इसलिए मैं आज थोड़ा जवाब भी देना चाहता हूँ। 1975 से मनमोहन सिंह जी इस देश के वित्त सचिव रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार रहे, इस देश के वित्त मंत्री रहे, और 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 75 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी 1-1.5 साल छोड़कर कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका में रहे हैं। अब ये 75 साल के बाद 1975 से 2014 तक नतीजा क्या आया? जब मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद से मुक्ति पाई, मतलब देश की जनता ने नया प्रधानमंत्री चुना, तब इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे कि जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 60 करोड़ लोग। अब मनमोहन सिंह 2 साल से आए हुए प्रधानमंत्री को सवाल कर रहे हैं कि इतने लोग कैश से व्यवहार करते हैं। भाई मनमोहन सिंह जी, आप इतने सालों से 75 से 2014 तक व्यवस्था में रहे। सबसे ज्यादा व्यवस्था में रहने वाला कोई एक भाग्यवान व्यक्ति है तो मनमोहन सिंह है। मगर 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिसमें एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, और नरेंद्र मोदी ने 1 साल में 20 करोड़ परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम कर दिया। और रजत जी, मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि भाई मंदी आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब देश की विकास दर अटल जी 8% छोड़कर गए थे, और बाद में मनमोहन सिंह जी आए। मनमोहन सिंह जी जब गए तब नरेंद्र भाई को 4.2% देकर गए थे, और नरेंद्र भाई ने उसको फिर से 7.6% पर पहुंचाया। तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने 8% से 4% पर पहुंचाया, और चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ने 4% से 7.6% पर पहुंचाया। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता, मनमोहन सिंह जी हमारा अकाउंट मांग रहे हैं 2.5 साल का, देश की जनता उनके पास 75 से 2014 का अकाउंट मांगती है कि भाई इतना लंबा समय आप व्यवस्था में किसी न किसी स्वरूप में, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के स्वरूप में हो, चाहे रेगुलेटर के स्वरूप में हो, चाहे एडवाइजर के स्वरूप में हो, चाहे नीति आयोग के अध्यक्ष हो, वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो,
आप बने रहे। आपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? चलिए, उन्होंने नहीं किया, मैं आपकी बात मान हम लेता कर रहे हैं, ये भी मान लीजिए। हूं। नहीं, अभी मानूंगा मैं, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है तब हमने विकास दर को बढ़ाया है। मैं पूछ रहा हूं कि जो बेसिक फैक्ट है कि 90% मजदूर जो खेत में काम करता है, जो खलिहान में काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, उसकी ट्रांजैक्शन कैश में होती है, उसके लिए क्या प्लान किया था आपने? देखिए रजत जी, ये ऐसा नहीं है कि मजदूर के पास एक भी पैसा नहीं पहुंचा है। ये बात वास्तविकता से बहुत दूर है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनको घर भेजा जा रहा है। ऐसा है रजत जी, फैक्ट्रियां बंद होने का कारण कैश नहीं है, वो नहीं है। फैक्ट्रियां बंद होने का कारण है कि 30-40% व्यवहार जो चेक से नहीं होता था वो है। वो व्यवस्था भी बदलेगी। अब फैक्ट्री व्यापारी भी अपना व्यवहार बुक्स पे करेगा, क्यों नहीं करेगा? सिर्फ मजदूर नहीं, मार्केट, मेरे पास फिगर्स हैं। मेरठ के सराफा बाजार में 90% गिरावट है। वाराणसी में साड़ियों का कारोबार 90% गिरा है। मुरादाबाद में पीतल का कारोबार 80% गिरा है। रजत जी, आप ऐसा मानते कि 2 महीने के बाद देश चलने वाला ही नहीं है? नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये जो ये गिरेगा, इसके लिए आपने क्या प्लान किया? नहीं, गिरेगा ये, इसका मानो कोई व्यवस्था बदलती है रजत जी, तो एक झटक आता ही है। 2 महीने के बाद धीरे धीरे सुचारू रूप से चलेगा। और जहां पर बंद पड़ा था, मतलब जहां पर 8 तारीख को जो टर्नओवर था, मेरी बात मानिएगा, उससे बहुत बड़ा टर्नओवर होगा, क्योंकि पूरा व्यापार अब धीरे 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 बुक्स के अंदर आने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि जो मंडियां बंद पड़ी हैं, जो बाजार बंद पड़े हैं, जो सराफा बाजार में कोई खरीदार नहीं है, ये सब बदल जाएगा? सब बंद पड़े हैं ऐसे नहीं है। मेरे पास अभी अधिकृत आंकड़े नहीं है, मगर मेरे पास तो ये आंकड़े हैं, अखबार के हैं भाई। लखनऊ में चिकन की कारीगरी 70% आपके पास सब अखबार के आंकड़े हैं। नवंबर के सरकार की रेवेन्यू के आंकड़े इतनी बड़ी गिरावट नहीं बताते हैं। थोड़ा मंदी आई है, वास्तविकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मान लीजिए लाजपत नगर में, दिल्ली में ऐसी शॉप पर जाएं जो शादियों का सामान बेचते हैं। वो कहते हैं पहले 500 ग्राहक आते थे, अब 5 आते हैं, और जो 5 आते हैं वो भी उतना ही खरीदते हैं जितना उनको मजबूरी में खरीदना है। कैश नहीं है लोगों के पास में। दादा जी देखिए, मैंने कह दिया कि आप ये 2 ही महीनों को पैरामीटर्स मानेंगे, ये ठीक नहीं है। ये एक लंबी नहीं, मैं आपसे दूरगामी। पूछ रहा हूं कि ये जो परेशानी आने वाली थी लोगों के सामने, बिजनेस के सामने, छोटे कारोबारी के सामने, दुकानदार के सामने, इसको एंटिसिपेट करके क्या प्लान किया गया था? इसको एंटिसिपेट करके ही 50 दिन कहा गया था। 4 लाख करोड़ आ चुका है। बाकी पैसा हर रोज बैंकों के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और बहुत सारी खबरें हैं, टी गार्डन्स बंद हुए बंगाल में, रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों को टी निकाला गार्डन गया। बंद नहीं हुए। टी गार्डन बंद नहीं हुए। टी गार्डन वालों ने, यूनियनों ने चेक से पैसे लेने से मनाही कर दी। तो फिर क्या तो करें? मनाएंगे, समझाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये 50-60 दिन तकलीफ से गुजारने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और ये इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी लोगों को तकलीफ ना हो? रजत जी, प्लानिंग की ही गई है, मगर आप ऐसी व्यवस्था, आपको मानो किसी भी व्यक्ति को कोई दर्द हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, थोड़े धीरे 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 बुखार उतरता है। आप पहले दिन पूछो क्या प्लानिंग की डॉक्टर ने, कि भाई बुखार तो नहीं उतरा, 2 था 1 हो गया। बाद में पूछे कि भाई 1 था 100 हो गया। अरे भाई, और सुनिए ना, अब सुनिए ना, वीकनेस आ गई, ये वीकनेस आ गई, 4 दिन तो इसके बेकार हो गए। मगर भाई, इतनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी को आप अगर समाप्त करना चाहते हो तो कुछ तकलीफ जरूर आएगी रजत जी, और ये देश की जनता भी समझ रही है, और मुझे लगता है आपने भी समझना चाहिए। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं रिलेटेड, जी हाँ, आप। यदि आपकी व्यवस्था इतनी सही थी तो जो लोग अभी सैकड़ों माते हुई हैं, जिन बहनों की शादियां टूट गई हैं, उनके लिए आपने क्या उपाय किए हैं? क्या उनको योगदान देने की बात की है? वास्तव में आपने जो 65 साल में कोई नहीं कर पाए, वो आपने इन 2 महीना में कर दिखाया है कि देश के लोग अपने पैसे के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वास्तव में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यानी मैं भी मानता हूं कि भाई अगर किसी की जान गई है तो दुर्भाग्य की बात है, मगर मैं फैसला लेने की जो कारण है, ये किसी की जान लेना नहीं है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए है और पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए है। अब कोई रोड बनती है, अगर उस पर कोई एक्सीडेंट होता है या गिर जाता है
तो उसको अकस्मात कहते हैं भैया। अमित जी, उनकी भी शिकायत ये है कि ये सब चीजों के लिए एंटिसिपेट नहीं किया गया, प्लानिंग में गड़बड़ थी। नहीं, प्लानिंग में गड़बड़ नहीं है रजत जी, हमने जो प्लानिंग किया है उसी तरह से पैसा आ रहा है मार्केट में। देखिए, अगर प्लानिंग ठीक की होती, ये मेरे पास में लिस्ट है, एक घोषणा हुई 8 नवंबर को, दूसरा अमेंडमेंट हुआ 11 नवंबर को, फिर 13 तारीख को, फिर 14 तारीख को, 15 तारीख को, 17 तारीख को, हर दिन सरकार की तरफ से एक नया रूल, नया नोटिफिकेशन आया। कभी आप 4,000 रुपये निकाल सकते हैं, कभी 2,000 निकाल सकते हैं, कभी शादी के लिए नहीं दे सकते हैं, कभी कहा 2.5 लाख दे सकते हैं, फिर कहा कि दोनों दे सकते हैं। हर दिन बदलता रहा। अगर प्लानिंग की होती तो पहले समझ लीजिए रजत जी, पहले 4,500 रुपया इसलिए कहा था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होगा, अगर 500 और 1,000 का, तो एक बार उसको 1 सप्ताह 10 दिन घर चल जाए, इतना पैसा पहुंच जाए। उसके बाद में कैश एक्सचेंज को कम कर 10,000 का जो लिमिट था उसको बढ़ाकर 24,000 का किया गया। तो अपने अकाउंट से पैसा उठाने की व्यवस्था कर दी, एक्सचेंज की लिमिट को कम किया गया है। नहीं, 20 बार स्टैंड बदला सरकार ने, अलग अलग तरह की चीजें की। स्टैंड नहीं बदला है रजत जी, आप अभी भी इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, पहले 10,000 रुपया था, 24,000 किया है। आप इसको स्टैंड बदलना कह सकते हो। मैं मानता हूं कि काफी लोगों के पास पैसा पहुंचा, थोड़ा पैसा ज्यादा गया है तो ज्यादा देने का प्रयास किया, इसको स्टैंड बदलना नहीं कहते। जैसे शादियों का है, घोषणा की 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 दिन तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, फिर जब हुआ तो उसके अंदर तरह तरह रूल लगे थे, फिर उसको चेंज किया गया। इसका मतलब ये सब प्लानिंग का हिस्सा वो नहीं बात था? ठीक है कि शादी का नोटिफिकेशन निकलने में थोड़ी देरी हुई, मगर बाद में उसको मेकअप कर लिया गया 3 ही दिन में। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सब समस्याएं आने वाली हैं, ये सब प्रॉब्लम आने वाली है, इसके बारे में प्लानिंग की गई थी? और प्लानिंग की गई थी तो क्या प्लानिंग की गई थी? रजत जी, प्लानिंग यही की गई थी कि भाई पैसा जितना हो सके उतना जल्दी बैंकों में पहुंचाना। इसके लिए एयरफोर्स के जहाज भी लगाए, इसके लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए, चार्टर फ्लाइट भी किराए पे लिए गए, सिस्टम को भी बदला गया, दुरुस्त किया गया, पैसा जल्दी पहुंचे इसके लिए। मगर मैंने पहले कहा कि 15 लाख करोड़ छापने के बाद 15 लाख करोड़ का नोटबंदी करना, तो ये फैसला गोपनीय नहीं रह सकता रजत जी। इसलिए पहले 4 लाख करोड़ होते ही ये फैसला हुआ। 4 लाख करोड़ आज मार्केट में आ गए और हर रोज 15-20 हजार करोड़ और आ रहा है। नोटबंदी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद रैली में कहा कि हम फकीर हैं। सर, फकीर लोग स्वयं इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो व्यक्ति दिन में 3 बार कपड़े धुल सकता है, सर वो फकीर कैसे हो सकता है? देखिए, फकीर शब्द को कपड़े के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन पर अरबों खरबों रुपए की रिश्वत के आरोप लगे हैं। अगर नरेंद्र मोदी पर यही आरोप है, उसके पास 30-40 जोड़ पैर अच्छे कपड़े हैं, तो मैं तो पार्टी, सुनो भाई, पार्टी के अध्यक्ष के नाते स्वागत करता हूं कि इतना ही आरोप है। जो है अभी कहा गया कि गरीब आदमी के घर अगर शादी पड़ी है तो 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है, और उधर रेड्डी साहब और गडकरी साहब की बेटी की शादी होती है, वो सब करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या उनके पास काला धन नहीं है? नहीं, गडकरी साहब की शादी में कोई करोड़ों रुपए का खर्चा नहीं सर, रेड्डी साहब की बेटी के घर। मगर रेड्डी साहब पार्टी से कब के निकाले गए की बात नहीं है सर, निकाले गए की बात नहीं है। और उसके बाद में इनकम टैक्स ने काफी पूछताछ भी करी है और आगे भी बढ़ी है पूछताछ काफी। वो सिर्फ चाहते हैं कि जो लोग इस तरह से काला धन खर्च कर रहे हैं खुलेआम, इस आदेश के बाद भी क्या उन पर कड़ी कार्रवाई होगी? हो ही रही है। आपको शायद मालूम नहीं, उनके घर पर इनकम टैक्स वाले पहुंचे ही है और पूछताछ भी हुई है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर, इतनी तकलीफ हो रही है, मोदी जी ने ये तो बोल दिया कि मित्रों 50 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, ये बोलना भूल गए वो। मैं बता दूं, 50 दिन के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना। आप गारंटी दे रहे हैं? पक्का नहीं होगी, आप मानकर चलो। अच्छा, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सच साबित हो, लोगों को राहत मिले। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले आज हमें सवाल पूछ रहे हैं। हाँ दादा जी, पहले एक बात समझ लीजिए, हमने ऐसी सरकार चलाई है कि 2.5 साल में ऑपोजिशन भी उस पर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सका मोदी जी पर। इस तरह की सरकार चलाई।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमें मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह से हम सवाल पूछ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर इल्जाम है कि नोट बंद करने से काले धन पर लगाम नहीं लगी। यह आरोप लगाया है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम किया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से हिंदी में कहा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखिए, ये आरोप देश में और कोई लगा दे वो तो ठीक है, चिदंबरम साहब ने कम से कम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने जो सरकार चलाई उसमें 12 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपयों के घपले घोटाले हुए, चाहे वो 2G हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेलों का हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, चाहे सबमरीन का हो, कोई जगह नहीं छोड़ी। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले आज हमें सवाल पूछ रहे हैं। हाँ रजत जी, पहले एक बात समझ लीजिए, हमने ऐसी सरकार चलाई है कि 2.5 साल में ऑपोजिशन भी उस पर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सका मोदी जी पर। इस तरह की सरकार चलाई। और दूसरी बात, जहां तक काले धन का सवाल है, चिदंबरम जी को चाहिए था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 साल के बाद लेते। देखिए, उनका सवाल तो बड़ा सीधा है। 15,44,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ की करेंसी पर रोक लगी। 1 महीने में 13 लाख करोड़ बैंकों में आ गया, तो काला धन गया कहां? काला धन बैंकों में आ गया भाई। बैंकों में आने से सफेद नहीं होता रजत जी। इस पर पेनल्टी लगेगी, टैक्स लगेगा और सरकार इससे गरीबों के लिए योजनाएं बनाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले सुनिए अब मेरी बात को। टैक्स का मतलब क्या है? सरकार के रेफरेंस में टैक्स का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन है उससे पैसा लेकर जिसके पास धन नहीं है उसके लिए व्यवस्था बनाना। काला धन क्या है? जिनके पास ज्यादा धन है वो टैक्स नहीं भरते, वो काला धन होता है। वो सारा के सारा घर में, तहखानों में और अपनी अपनी फार्म हाउसों में छिपा कर रखा था, आज बैंक में आ गया, हमारी लिस्ट पर आ गया है और उस पर 85% पेनल्टी लगने वाली है। और जो घोषणा कर देगा समय पर, उसको 50% इनकम टैक्स और 25% देश के खजाने में 4 साल तक बगैर सूद का बॉन्ड देना है। तो कालाधन ऐसे सफेद नहीं हो जाता। आपने राहुल गांधी की बात सुनी? उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा हो गया, अब ये पैसा उद्योगपतियों को उधार दिया जाएगा, उनके खाते ठीक करने के काम पहले आप आएगा। समझ लीजिए, जिसके अकाउंट में पैसा है वो पैसा आज की एक थोड़े समय की बात छोड़ दे, कभी भी वो अपना पैसा उठा सकता है जब भी जरूरत है। तो वो पैसा किसी और को नहीं दिया। उन्होंने कहा मोदी जी 1 साल तक आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालने ही नहीं देंगे, ऐसा कानून बनाएंगे। अब राहुल गांधी सुने और रजत शर्मा माने, तीसरा कोई नहीं मानेगा। ये बात को और कोई नहीं मानेगा रजत जी। कहने वाला राहुल गांधी और मानने वाला रजत शर्मा, तीसरा कोई व्यक्ति इस हॉल में भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। वो जा रहे हैं एटीएम में पैसा निकालने के लिए, लोगों से बात कर रहे हैं और 4 करोड़ की गाड़ी लेकर 4,000 रुपया उठाने जा रहे हैं। मुझे बाजार तरस आ रहा है। लेकिन अमित जी, अगर वाकई में ब्लैक मनी पर रोक लगानी थी तो 500,000 के नोट बंद करके 2,000 का नोट शुरू करने की क्या औचित्य है? देखिए, ब्लैक मनी इन नोटों की साइज से नहीं होता है रजत जी। नहीं, ये कहा गया कि बड़े नोटों में ही ब्लैक मनी है। कभी नहीं 500,000 में बड़े नोट ज्यादा है, बड़े नोटों में ब्लैक मनी था। छोटे होते थे, छोटे में होता, टैक्स नहीं भरा जाता है, वहीं से ब्लैक मनी जनरेट होता है। जितना भी अब तक का टैक्स ना भरा हुआ पैसा था वो सारा का सारा आज सरकार की सूची में आ गया है, चाहे किसका भी हो। लेकिन 2,000 के नोट से आसान नहीं हो जाएगा। जहां 1.5 करोड़ रुपए आते थे, अब कहा कि वो 15% छोटा है, तो उतनी जगह में 2.20 करोड़ रुपए आ जाएंगे। रजत जी, इतना जिन्होंने सोचा है उन्होंने इसका भी रास्ता सोचा होगा। थोड़ी राह देखिए, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यही तो पूछ रहा हूं, क्या रास्ता सोचा? रास्ता सोचा है, मैं यहां नहीं बता सकता रजत जी, मगर एक बात आप समझ कर चलेगा कि काला धन जनरेट करना अब बहुत कठिन हो जाएगा। और ये जो हाय तौबा मची है, मैं लाइनों की बात नहीं कर रहा, ये जो हाय तौबा मची है वो भी उसी की मची है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो किसान है, मतलब उनको इतना, जो उन्होंने सब्जियां उगाई है, फसलें उगाई हैं, उनको मतलब जो मार्केट में मंदी आई है उस वजह से उनकी जो फसलों के जो दाम है वो गिर गए हैं।
इस वजह से वो सड़कों पे फेंक रहे हैं, उनकी बिक नहीं रहे हैं, उनकी जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, उनको जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, उनको क्या देगी, कुछ करेगी उनके उस लिए? पर भी जरूर विचार किया जाएगा, मगर आप एक बात मान कर चलना, ये टेम्पररी फेज है, कुछ ही दिन में व्यवस्था पूर्ववत हो जाएगी और ये ढेर सारा पैसा काला धन जो आ गया है उससे बहुत अर्थतंत्र में गति आने वाली है। आप मेरी बात मान कर चलना। एक तर्क ये दिया गया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, आपने भी इसका जिक्र किया, लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उनकी जेब से भी 2-2 हज़ार के नए नोट निकले। देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि इस तरह से एनालिसिस नहीं करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है आतंकवाद की कमर टूटेगी, वो स्टेटमेंट इस रेफरेंस से में है, जो पैसा पाकिस्तान और देश को नुकसान करने वाले लोगों ने घुसाया हुआ था वो अपने आप अर्थतंत्र से बाहर ये होगा। सही है कि 100 रुपए में से 2 पैसे फर्जी नोट हैं? अब पहले सुन तो लीजिए। अब वो फर्जी नोट पूरे जो बाहर निकलते हैं उससे उनका नुकसान होता है, अर्थतंत्र का फायदा होता है, और नए नोट छपवाने में बहुत ध्यान रखा गया है और लंबे अरसे तक इसकी नकल होना भी संभव नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चंक जो फर्जी नोटों का हमारे अर्थतंत्र को लकवा लगा रहा था उसको एक साथ निरस्त कर दिया। लेकिन ये सही नहीं है कि बहुत कम थे, सिर्फ 400 करोड़ रुपए। आजकल आप राहुल जी को ही सुनते लगते हैं। अभी राहुल जी ने कहा है, ये तो पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि 100 रुपए में से 2 पैसे नकली थे। नहीं, पार्लियामेंट में ऐसा कहाँ जवाब? राहुल जी पार्लियामेंट के बाहर बोले हैं ऐसा। आपको उनकी बातों का जरा भी यकीन नहीं है? नहीं, अगर ये वास्तविकता है तो उन्होंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अपना सोर्स दिखाना चाहिए कि किस आधार पर ये कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वो पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, आपकी पार्टी उन्हें बोलनी नहीं दे रही और वो बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। अरे भाई तो बाहर ही बोल ले, बाहर कौन रोक रहा है? आप ही बुला लो आपकी अदालत में, जो बोलना है बोलो। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। पार्लियामेंट हमने नहीं रोकी है। पहले दिन से जैसे ही चर्चा मांगी, अरुण जी ने चर्चा दी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री उपस्थित रहने चाहिए, प्रधानमंत्री उपस्थित भी रहे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सभी के सभी घंटे बैठने चाहिए। ऐसा कभी होता है रजत जी? नहीं तो राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? हमने कहा रोका है राहुल जी को? अब क्यों इतना राहुल जी का मानते हैं? मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी बात है उनके मन में जिससे तूफान आ जाएगा? रजत जी, मेरा आपसे एडवाइस है कि आप उनको फोन कर कर बता दो कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो देश की पार्लियामेंट में ही हो सकती है? बजट देश की पार्लियामेंट में रखना कानून है। आरोप लगाने के लिए कौन सी पार्लियामेंट की जरूरत है? आप कहीं पर भी लगा सकते हो। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते भाई बताओ? अब लगाते ही नहीं 3 दिन से। चलिए कोशिश करेंगे कि आपकी अदालत में उन्हें बुलाएं, उन्हें मौका देंगे। आपकी अदालत में लगा दें। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल आपका एक और। वित्त मंत्री को पत्र लिखकर क्या करना? 15 साल उड़ीसा में रहे और कहीं पर वाईफाई नहीं है, तो भाई सवाल तेरे सामने है, मेरे सामने नहीं है। नहीं, लेकिन वित्त मंत्री और चीफ मिनिस्टर के झगड़े में जनता क्यों पिसे? झगड़ा नहीं है, ये दायित्व तो उनका ही है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर, और अमित शाह से हम पूछ रहे हैं 500 और 1000 के नोट बंद होने से देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा और इसका रास्ता क्या है? आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि कैशलेस इकोनॉमी का आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। अमित जी, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। अर्थशास्त्रियों ने कहा, उन्होंने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी कहाँ है? क्या अमेरिका में है? क्या सिंगापुर में है? देखिए रजत जी, कैशलेस शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। लेस कैश, जिसमें कैश का चलन कम हो, ऐसी इकोनॉमी हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें बाद में टैक्स न भरने की बहुत कम गुंजाइश रह सकती है। कैशलेस का मतलब ये कतई नहीं है कि देश में कैश का चलन बंद हो जाएगा, नकदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नकदी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। मगर मैं मानता हूं मित्रों कि मोदी जी ने जो कहा है, लेस कैश इकोनॉमी की बात कही है, ये करने से देश के ऑनेस्ट टैक्स पेयर और देश के गरीब से ज्यादा फायदा किसी का नहीं है।
क्योंकि जब आप भुगतान करते हो आपका तो टैक्स कट ही जाता है, मगर वो टैक्स सरकार के पास जाने की जगह किसी के पॉकेट में चला जाता है। तो आपका टैक्स जो आपकी गाढ़े पसीने की कमाई से देते हो वो सरकार के खजाने में जाना चाहिए, जिससे हमारी फौजें अपना काम ठीक से कर रहे, हमारे साइंटिस्ट अपना काम ठीक से कर सके, अपनी एग्रीकल्चर की व्यवस्था ठीक हो, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। मैं नहीं मानता इसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए और धीरे धीरे देश को इस दिशा में जाना चाहिए। 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल रखने वाला ये देश है। अगर ये देश धीरे धीरे लेस कैश इकोनॉमी की ओर जाता है तो टैक्स चोरी करने की गुंजाइश शून्य के बराबर होने की संभावना है और इस दिशा में सबने प्रयास करना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अकेले का जिम्मा नहीं है। लेकिन अमित जी, कैशलेस के लिए मशीनें होनी चाहिए, कैशलेस के लिए वाईफाई होना चाहिए, कैशलेस के लिए बैंडविड्थ होनी चाहिए। न वाईफाई है न बैंडविड्थ है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, नहीं है ऐसा नहीं है, कम है और इसको बढ़ाया जा रहा है रजत जी। और अब मोबाइल पर ई बटवा जो आया है इसके माध्यम से भी काफ़ी काम चल रहा है और इसको भी युद्ध स्तर पर सरकार बढ़ाने जा रही है। पॉस मशीनों को भी बढ़ाया जा रहा है, कनेक्टिविटी की सुविधा को भी बढ़ाया जा रहा है। डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड लगभग 25 करोड़ के आसपास इश्यू कर दिए गए। ममता बनर्जी ने ऐसे बताया कि बहुत सारे गांव हैं, बड़ी संख्या में गांव हैं। मनमोहन सिंह ने भी एक आर्टिकल में लिखा कि 600 मिलियन गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर बैंक ही नहीं है। नहीं तो वहां कैसे चलेगा ना। मैं कहाँ कह रहा हूं देश में से कैश ही नहीं रहेगी, किसी ने ऐसा नहीं कहा। आजकल तो किसी के पास कैश है ही नहीं। चलिए रजत जी, देखिए आप व्यंग करें वो बात नहीं, अलग व्यंग नहीं, है। लेकिन मैं सीरियसली आपको बताऊं, नहीं, नवीन पटनायक ने, मैं भी सीरियसली कह रहा हूं कि देश ने लेस कैश इकोनॉमी की ओर जाना चाहिए और काले धन को समाप्त करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। इसमें जो कोई भी व्यवस्था सरकार ने करनी है सरकार जरूर करेगी, मगर जनता ने भी इसमें एक मन बनाकर धीरे धीरे उस दिशा में जाना चाहिए। आप बताइए इस दिशा में सरकार क्या करेगी? नवीन पटनायक ने फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ 5300 पंचायत हैं जिनमें से 4100 में किसी तरह की बैंकिंग की और किसी तरह की एटीएम की, किसी तरह की वाईफाई की सुविधा नहीं है। नहीं, उसको सुधारना चाहिए रजत जी। और ये नवीन पटनायक वित्त मंत्री को क्यों पत्र लिख रहे हैं? वो भी तो 15 साल से वहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? 15 साल से मुख्यमंत्री है वो। वित्त मंत्री को पत्र लिखकर क्या करना? 15 साल उड़ीसा में रहे और कहीं पर वाईफाई नहीं है तो भाई सवाल तेरे सामने है, मेरे सामने नहीं है। नहीं, लेकिन वित्त मंत्री और चीफ मिनिस्टर के झगड़े में जनता क्यों पिसे? झगड़ा नहीं है, ये दायित्व तो उनका ही है। झगड़ा कहां है? हम तो मदद करना चाहते हैं, एडिशनल मदद करना चाहते हैं। उन्होंने दायित्व पूरा नहीं किया, आपने नोट बंद कर दिए, जनता कहां जाए? नोट बंद नहीं की है रजत जी, आप कितना भी ट्विस्ट कर लिए जनता नहीं मानेगी। कैशलेस का मतलब रजत शर्मा जो निकाल रहे हैं वो नहीं है कि इस देश में कैश का चलन ही नहीं रहेगा। लेस कैश सोसाइटी बनाना चाहिए। मैंने जैसे एग्जाम्पल देके कहा, छोटे छोटे लोग जो अपना चीज वस्तु घर के निजी उपयोग के लिए परचेज करते हैं उनके टैक्स की चोरी हो रही है, उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। उसको तो सस्ता नहीं मिल रहा है, वो तो टैक्स भरता ही है, मगर टैक्स सरकार को भी नहीं मिल रहा है तो बीच में कहीं चला जाता है। वो बीच में कहीं चला ना जाए इसकी ये व्यवस्था है। तो कैशलेस के लिए क्या व्यवस्था है? कैसे वाईफाई होगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कैसे लोगों को मशीनें मिलेंगी? देखिए रजत जी, जब हम शासन में आए ना तब देश में 15,000 गांव ऐसे थे जहां इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। 15,000, 60 साल के बाद हमने 2 साल के अंदर 9,000 गांव ऐसे कर दिए जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है और 2019 तक हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सवाल इतना ही है रजत जी, ये जो आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर सबको दिखाते हैं इतने गांवों में बैंक नहीं है, जिन गांवों में बैंक नहीं है वहां बैंक मित्र की व्यवस्था की है। 1,25,000 पोस्ट ऑफिसों को बैंकिंग की सुविधाओं से लैस किया गया है। एफर्ट्स हुए हैं रजत जी, ऐसा नहीं है, मगर इसके टाइटल नहीं बनते इसलिए आपकी कतरन में नहीं आता, क्योंकि वो पॉजिटिव बात है। टाइटल नहीं बनेगा उसका कि भाई बैंक मित्र के माध्यम से ये देश के हर एक गांव को कनेक्ट करने का एक भगीरथ प्रयास ये 2.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जिस गांव में बैंक नहीं है वहां बैंक मित्र जाता है, अकाउंट्स खोलता है, उसकी जमा लेता है, उसको निकासी देता है। एक दिन में 50,000 तक हर गांव में, छोटे छोटे कस्बों में।
ये व्यवस्था करी है सरकार ने। आपने अभी कहा कि ब्लैक मनी को आप योजनाओं में ट्रांसफ़र करेंगे लोगों की, और अभी मोदी जी भी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई में इंक्लूड करे तो आप और बीजेपी पार्टी क्या इस कदम का समर्थन करेंगे? क्योंकि अब नोटबंदी के बाद लोगों का बहुत प्रश्न आने लग गए हैं कि क्या आगे स्टेप लेगी बीजेपी पार्टी। देखिए, आरटीआई एक बहुत बड़ा शब्द है, मगर इलेक्शन फंडिंग को आरटीआई के दायरे में डालना चाहते हैं तो बीजेपी पार्टी इसका जरूर स्वागत करेगी। अब कोई आरटीआई ऐसा डालेगा कि भाई अमित शाह को कितने लोग मिलने आए, कितना चाय पिलाया, कौन कौन मिलने आया, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है। मगर इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए मोदी जी ने बहुत आग्रह से सभी पार्टियों को अपील किया है और चुनाव आयोग को भी अपील किया है हमारी पार्टी ने। अमित जी, हमने आपसे डिमोनेटाइजेशन के हर पहलू पर सवाल पूछे और आपने बहादुरी से जवाब भी दिए। हमारे लिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जवाहरलाल कौल का फैसला आज के मुकदमे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जवाहरलाल कौल के फैसले का। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी पर बहुत सारे आरोप लगाए। अमित शाह जी पर एक असाधारण जिम्मेदारी है, न केवल अपनी पार्टी के आंतरिक मामलों को संभालना, बल्कि उन्हें इस पर उनका उत्तरदायित्व तो इस पर भी है कि वह सरकार की आंख और कान का काम करें। जो कठिन और जटिल फैसले उनकी सरकार करती है, उन फैसलों को आम जनता के पास ले जाना, उन्हें समझाना, उन्हीं की भाषा में उनको समझाना, और फिर जनता की मुसीबतों को, उनकी शिकायतों को सरकार तक ले जाना, इस दोहरे कर्तव्य को निभाते हुए कभी कभी उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में या उनके अपनी बातों के बारे में कभी नाराज़गी, कभी असहमति पैदा हो सकती है, लेकिन इनको आरोप नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये अदालत उन्हें सभी आरोपों से बरी करते हुए आज की कार्रवाई समाप्त कर। आज हमने मुकदमा चलाया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर। अमित शाह ने वादा किया कि 4-5 महीने बाद जब नोटबंदी का ये पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी अदालत में आएंगे और उस वक्त हमसे पूछेंगे इन नोटों की बंदी का वाकई में ब्लैक मनी पर असर हुआ या नहीं, जनता की भलाई का काम हुआ या नहीं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।